subject geography, chapter for agriculture. Topic: agriculture role in economy. Role in economy. Contribution of agriculture to the national economy, employment and output. आज हम पढ़ेंगे, ये अध्ययन करेंगे कि एग्रीकल्चर का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका कितना योगदान है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, रोजगार में और उत्पादन में भी कृषि का क्या योगदान है। सच है, जैसे यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस वीडियो एंड प्रीवियस क्लास, agriculture has been the backbone of the Indian economy. जो कृषि है हमारे भारत देश की इकोनॉमिक कंडीशन की, इकोनॉमिक सेक्टर की एक बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी है। तो इससे बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी में कृषि को हटा दिया जाता है तो हमारे समाज के अंदर से जो सेक्टर्स हैं वे डेड के इक्वल माने जाते हैं। इसलिए इसकी जो जीडीपी रेट है 1951, जो जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद में जैसे ये इंडियन की जो आपके मैप की लाइन है, इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन से इंडिया को कितना बेनिफिट होता है, वे इसकी जीडीपी है। तो कह रहे जीडीपी 1951 से लगातार इंडिया की जो जीडीपी जो दर है वे डिक्लाइन हो रही है, घट रही है। बट 2001 से अगर हम इसके डेटाज देखते हैं तो फिर भी लगभग 63% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन एंगेज इन द एग्रीकल्चर। लगभग 2001 में देखते हैं तो फिर भी भारत में लगभग 63% जो पीपल हैं इंडियन में, वे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। डिक्लाइन शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर ए सीरियस मैटर। इंडियन फार्मर के सामने, नेचुरल इंडियन फार्मर के सामने, गवर्नमेंट के सामने भी अगर इस प्रकार से ये जो जीडीपी दर, जो सकल घरेलू उत्पाद डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, वे एक सीरियस मैटर है देन द अदर सेक्टर। क्योंकि अगर जीडीपी रेट धीरे धीरे घटेगी, मोस्टली पीपल इसमें एंगेज है, जो एग्रीकल्चर के ऊपर काफी जो अदर सेक्टर आर डिपेंड, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो फूड ग्रेन के अलावा जो नॉन फूड ग्रेन्स है, वी कैन से द रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइड, कि कृषि ही इंडस्ट्रीज एरिया को रॉ मटेरियल प्रदान करता है। तो इसलिए इसमें एक सीरियस मैटर है, एक सीरियस मैटर देन द अदर सेक्टर। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ने अफोर्ड सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स उठाए, कुछ कदम उठाए कि क्यों ना इंडियन एग्रीकल्चर को हम इंक्रीज करें, इंडियन एग्रीकल्चर में कुछ इंप्रूवमेंट्स करें, उसमें कुछ रिफॉर्म करें, ताकि इसकी दर को, इसकी जो रेट है उसको बढ़ा सकें। जैसे इंडियन गवर्नमेंट अफोर्ड स्टेप मॉडर्न एग्रीकल्चर, उसने आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कुछ संस्थाएं खोली, तो इंस्टीट्यूशनल, जैसे ICAR में इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल
रिसर्च रिसर्च में होता है अनुसंधान, कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, काउंसिल में परिषद, इंडियन भारतीय एग्रीकल्चर कृषि और रिसर्च अनुसंधान की एग्रीकल्चर के ऊपर एक ऐसी परिषद बनाई, ऐसी काउंसिल का स्टेब्लिश किया ताकि उसमें कुछ ऐसे अनुसंधान किए जाए, जैसे अच्छे अच्छे सीड्स का अच्छे अच्छे कोई मेथड लेके आना, जैसे आपके ग्रीन रिवोल्यूशन, यू हैव द लर्न इन द प्रीवियस वीडियोज, द व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, जैसे एग्रीकल्चर क्या क्या उसने किए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, क्योंकि कृषि के अंदर उसका जीडीपी रेट डाउन हो रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये डिक्लाइन होता होगा शेयर इसका, तो इसका कैसे इंक्रीज करेंगे, तो कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और इंप्रूवमेंट होगा तो तभी उसका सुधार होगा। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय, तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। वेटनरी सर्विसेज, जो वेटनरी सर्विस है, वेटनरी जो पशुपालन है उनकी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग, जो नए नए प्रजनन के नए नए जैसे पशुओं का प्रजनन करना अच्छी क्वालिटी के, जैसे कि एनिमल्स का बर्थिंग करना। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बागवानी कृषि को बढ़ावा देना, कि बागवानी कृषि के अंदर मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोर्स, जैसे समय रेनफॉल जो आता है हमारा मानसून आता है, उससे पहले मानसून से पूर्व अनुमान लगाना कि बरसात होगी या नहीं होगी, वेदर के बारे में। तो ये क्या स्टेप्स है, इट इज द स्टेप्स, ऑल स्टेप्स आर द एफर्ट ऑफ द आवर इंडियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। बट ये बढ़ाने के बाद में भी लेकिन इतना जीडीपी रेट इंक्रीज नहीं हुआ। तो टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज, फिर भी भारतीय किसान के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एक बिग चैलेंज हुआ। क्या चैलेंज हुआ था? द इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, इंटरनेशनल कंपटीशन अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, क्योंकि जो इंडियन का जो सामान था वे विश्व के सामान के सामने, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद है, वे विदेशी माल के सामने स्टेब्लिश नहीं हो पाते थे, अर्थात सस्ते बिकते थे। तो इसलिए इंडियन फार्मर के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इंटरनेशनल कंपटीशन, और दूसरा क्या प्रॉब्लम थी, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अवर सेंट्रल गवर्नमेंट रिडक्शन सब्सिडीज, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ इसमें सब्सिडीज जो छूट देती है उसमें कम किया, जैसे पावर है, बिजली, फर्टिलाइजर्स है, इरिगेशन है, आपके कुछ इनपुट्स के खरीदने के लिए किसान के लिए सामान है, एक्सेट्रा। कहने का मीनिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज के उधर रिडक्शन करने लगी। तो इससे रिडक्शन करने से भारतीय इंडियन जो फार्मर्स है उसको लॉस हो रहा है। और क्या करने लगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट? रूरल रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसमें रिडक्शन करने लगी, जैसे रूरल रोड्स, मार्केट। जब ये इस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी तो इंडियन फार्मर का जो हार्ट है, जिसका दिल नहीं माना कि हमको अधिक से अधिक हमारा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में करना चाहिए। तो इंडियन फार्मर ने क्या किया? विड्रॉल द देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, कि भारतीय किसान ने अपने जो इन्वेस्टमेंट करता था, जो अपने पैसे को जो खर्च करता था, वे एग्रीकल्चर के ऊपर इतना खर्च करने नहीं लगा। क्यों? कि उसको पता नहीं था कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में उसको बेनिफिट मिले नहीं। जब इंटरनेशनल कंपटीशन में भी उसकी ये हालत हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट विड्रॉल किया एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज। गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्टेंट जो ड्यूटीज थे उसको भी कम किया, इससे जो प्रोडक्ट था वे भी कम मिलने लगा। अगर इसी को देखते हैं तो
ये बात बिल्कुल क्लियर है फ्रॉम द टेबल 4.1 it is the clear that the GDP growth rate is in increasing over the India कि हम अगर हमारी एनसीईआरटी की बुक में टेबल नंबर 4.1 में देखते हैं तो हमारी जो ग्रोथ रेट है इंक्रीजिंग हुई है, लेकिन उसके बाद में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि एक इंडियन फार्मर के सामने जो अपना एम्प्लॉयमेंट है, अपना जो इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल्स है, जो पूंजी है, उसको नहीं खर्च कर पा रहा। नेक्स्ट टॉपिक फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, यू हैव नो दैट द फूड इज ए बेसिक नीड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। देखिए भोजन जो है एवरी सिटीजन्स ऑफ प्रत्येक नागरिक का एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि बिना भोजन के भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए मिनिमम न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूनतम जो पोषण है एक व्यक्ति के लिए, जो न्यूनतम जो पोषण है, जो मिनिमम न्यूट्रिशनल है, ये जरूरी है। क्योंकि इंडिया, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर कि इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन इज द नो इक्वल ऑफ द ऑल रीजन, सो some states are the very poor, their economic condition is very less, and some states are the remote area। यानी भारत के कुछ स्टेट ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं या दूरस्थ क्षेत्र है। वहां पर जो फूड है, भोजन की सप्लाई करना बहुत कंपलसरी है। अगर भोजन की सप्लाई नहीं करेंगे तो वे अपने आप को जीवित नहीं रह सकते, वे उनको विकास नहीं होगा। तो जो पॉवर्टी स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल से बिहार है, उड़ीसा है, ये दूरस्थ के क्षेत्र है, दूर दराज के रिमोट एरियाज है, वहां पर भोजन की सप्लाई करना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और जो ब्लॉक है उनका कंपल्सरी काम होता है। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर, काफी बार तुम देखते हो कि जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, that is called the natural accident, the natural disaster, जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, समस्याएं, जैसे कभी साइक्लोन आ गया, कभी मानसून लेट से आना, ड्राउट एरिया, कभी सूखा पड़ना है, कभी फायर हो गया, कभी किसी क्रॉप में डिजीज हो गया, बीमारी हो गई, तो उससे फसल जो क्रॉप से जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसकी सेफ्टी के साथ साथ उनको फूड नहीं मिलता है, फूड की सप्लाई नहीं होते। तो इसलिए अवर सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे भारत सरकार ने एक स्कीम बनाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है भी पॉलिसी लेके आए। इट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, इट इज द कंसिस्टेंट of the two components, one is the buffer stock and second is the PDS। जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा है, इसके दो कंपोनेंट्स है, इसके टू एलिमेंट्स हैं। एक तो है बफर स्टॉक और दूसरा पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिससे अपन राशन की जो दुकान होती है, जिसपे आपको अफोर्डेबल जो रेट है, उचित मूल्य की जो दुकान में, उसको जो वितरण किया जाता है। तो इसके टू कंपोनेंट्स है, बफर स्टॉक एंड पीडीएस। अफोर्डेबल प्राइजेस। अब ये जो पॉलिसी बनी, नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी जो इंडिया में बनी, इसकी क्या एम था, ये क्यों बनाई गई? इसका सबसे पहले जो मेन एम था कि सभी ऑल द इंडियन पर्सन, सभी व्यक्तियों को प्रोवाइड द फूड ग्रेन्स ऑफ द अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि जो आपकी उचित जो
प्राइस है जिससे गरीब व्यक्ति भी भोजन को खरीदने में सक्षम हो। साथ में ये भी था कि इसेंशियल कमोडिटीज सब्सिडी, खाद्यान्न के साथ अन्य जो आवश्यकता है खाद्यान्न से संबंधित उसको खरीद सके। तो अगर अफोर्डेबल प्राइस है और उसने फिक्सिंग किया कि सपोर्ट प्राइस व्हीट एंड राइस, जैसे व्हीट और राइस टू क्रॉप्स आर द स्टेबल फोर्स। ये जो राइस और व्हीट है ये सबसे अधिक खाई जाने वाली फसल है। इनके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फिक्सिंग प्राइस किया, लेकिन अन्य जो ग्रेन्स हैं इसके ऊपर ऐसा नहीं किया, इसलिए ये एक प्रॉब्लम है इंडियन फार्मर्स के सामने। इसके साथ में एफसीआई है, एफसीआई में ना फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई मीन्स होता है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द स्टॉक ग्रेन्स। अब ये जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका क्या एम है? व्हाट इज द एम ऑफ द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मेन एम है, इसका प्रोसेसिंग स्टॉक फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन्स है, खाद्यान्न के जो ग्रेन्स है, अनाज है, उनका स्टॉक करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनके रखरखाव करना, और साथ में एमएसपी, एमएसपी आप पढ़ चुके हो पहले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपका न्यूनतम मूल्य है। अगर किसान अपने ग्रेन्स को एक मंडी में बेचने जा रहा है तो एफसीआई उसका न्यूनतम जो मूल्य है उसको भी फिक्स करता है किसानों से, फार्मर से। ये उसको क्या करता है? खरीदता है, बाइंग करता है एफसीआई, और इनका भंडारण करता है एफसीआई। साथ में कंज्यूमर्स, अब देखिए जो एफसीआई के बाद में जो आप बता दें कि जो पीडीएस है, जो पीडीएस का जो मेन एम है कि ग्रेन्स को उसको वितरण करना है। तो कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इन द टू कैटेगरी, वन इज द एपीएल और सेकंड इज द बीपीएल। एपीएल और बीपीएल क्या है? ये एपीएल और बीपीएल, एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। Consumers are divided in the two category. One is the BPL and second is the APL. BPL below poverty line, जो गरीबी रेखा से नीचे जो है उनको BPL बोलते हैं, और APL जो above poverty line, जो गरीबी जो रेखा है, जो लाइन है उससे अपर है, ऊपर है। इसकी जो प्राइस है, प्राइस आर द डिफरेंस ऑफ द APL एंड BPL। एपीएल और बीपीएल को जो पीडीएस के द्वारा जो फूड ग्रेन्स मिलता है, राशन वाले से, जो दुकान से, जो राशन की जो शॉप से जो फूड ग्रेन्स मिलता है, उसकी प्राइसेस भी डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम वास्तव में देखते हैं एक्चुअली में, तो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि फील्ड में अलग है। जो एपीएल है वे बीपीएल बन रहे हैं। अगर जिनका जो राशन मिलना चाहिए, जो फूड ग्रेन मिलना चाहिए बीपीएल का, कुछ लोग, या हम कह सकते हैं कि मिस्टेक बाय मिस्टेक, किसी न किसी मिस्टेक के कारण बीपीएल का ग्रेन एपीएल को मिल रहा है, या एपीएल वाले बीपीएल में जो उसकी लिस्ट बनी है उसमें, तो इसका पूरा बेनिफिट जो है बीपीएल को नहीं मिल रहा है। ये बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे क्षेत्र में कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। सेकंड है ईच ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की, जिसका मेन एम यही था कि जो पुअर जो पर्सन है और कॉमन पर्सन है, एवरी कॉमन पर्सन को भोजन को प्रोवाइड करना, फूड्स को सप्लाई करना, और साथ में जो सेकंड उसकी जो उसका एम था किसका,
जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम का, तो इंडियन फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का जो था मेन जो ऑब्जेक्टिव था, ग्रोइंग ऑफ द एग्रीकल्चर, कि कृषि के हम जो प्रोडक्शन है उसके उत्पादन को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में ग्रोइंग होगी तो फूड ग्रेन अधिक होगा, और फूड ग्रेन अधिक होगा तो अधिक से मोर देन मोर, अधिक से अधिक लोगों को फूड प्रोवाइड होगा। तो क्या ईच ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इस पॉलिसीज को अपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में भी इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि उसमें निवास करने वाले जो सभी सिटीजन्स हैं उनको फूड ग्रेन्स मिले। गवर्नमेंट प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी है जो गवर्नमेंट ने इसके फूड ग्रेन को ग्रोइंग करने के लिए एग्रीकल्चर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ संरचना को बढ़ाया। गवर्नमेंट ने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए, जैसे इरिगेशन, सिंचाई, फैसिलिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, एंड इरिगेशन के अलावा एग्रीकल्चर टूल्स। गवर्नमेंट ने इनकी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसको फूड ग्रेन ले, उसके लिए उसने सिंचाई में, बिजली के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जैसे केमिकल्स जो है, फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स है, एग्रीकल्चर टूल्स है, उसमें अधिक से अधिक इसमें खर्च किया। इसके साथ में गवर्नमेंट ने, लेकिन एक्चुअली में देखा कि इतना करने के बाद में भी हमारा जो फूड ग्रेन्स है, एग्रीकल्चर है, वो इतना नहीं बढ़ रहा है। क्यों? गवर्नमेंट ने केवल व्हीट और राइस के ऊपर तो अधिक ध्यान दिया, लेकिन बाकी फसलों पर नहीं दिया। जैसे पंजाब और हरियाणा ऐसे स्टेट है जहां पर सबसे अधिक ये क्रॉप्स जो है फूड ग्रेन्स, व्हीट और राइस होते हैं, लेकिन बाकी में नहीं ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल। अब जो फूड ग्रेन्स है, इसके अलावा जो हमारे इंडियन जो फार्मर्स है, वे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर अपना फोकस अधिक करने लगा। इसमें अधिक क्यों? क्योंकि उसको इससे अधिक इनकम होने लगी। इसके अलावा फूड ग्रेन्स है, ऑयल सीड्स है, रिडक्शन ऑफ द नॉट, जिससे क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ द नॉट सोया एरिया, रिडक्शन माने कमी, नॉट सोया एरिया में से निवल बोया गया क्षेत्र, कि जब हमारा इंडियन फार्मर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रोइंग अधिक करने लगा, तो हमारा नेक्स्ट हुआ जो एरिया था, जो निवल बोया गया क्षेत्र है, उसमें कमी आई, उसमें भोजन की कमी आई। सीरियल्स, पल्सेस, क्योंकि जो हमारे सीरियल्स मीन्स ग्रेन, पल्सेस दालें, इनमें भी हमारे उसमें रिडक्शन हुआ। नॉन एग्रीकल्चर, साथ में क्या हुआ कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल कि जो लैंड थी, लैंड का डिवाइडेशन होने लगा, उसका जो यूटिलाइजेशन था, जो एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन का था, उसको छोड़कर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अधिक बढ़ा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग है, हाउसिंग, कॉलोनी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, लैंड के ऊपर नई नई कॉलोनियां बसाना, रोड का कंस्ट्रक्शन करना, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना। इट्स मीन्स एग्रीकल्चर के उत्पादन में डिक्लाइन हुआ, कमी हुई। जिस भूमि के ऊपर खेती करना था, उसके ऊपर आज हाउसिंग, नई नई कॉलोनी बन रही है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रोड इंस्ट्रक्चर हो रहा है, रोडों का निर्माण हो रहा है। इससे भारतीय किसानों को, इंडियन फार्मर्स को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या हुआ कि इसके साथ में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई कि जो उसका बोया गया क्षेत्र, क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में कि जब इंडियन फार्मर्स अधिक प्रोडक्शन के लिए उसमें अधिक इरिगेशन करता है, इरिगेशन सिंचाई करता है, तो लैंड का डिग्रेडेशन होता है, भूमि का निम्नीकरण, उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो फर्टिलाइजर है, उसकी फर्टिलिटी है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में उर्वरकता, भी उसमें डिक्लाइन होता है, इसमें कमी होती है। जो वाटर लेवल एक्टिविटी, क्यों? इंडियन फार्मर्स
लगातार इरिगेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द पंजाब एंड हरियाणा कि वीट और राइस के लिए सबसे अधिक प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन करता है। इसी प्रकार शुगर कैन इन महाराष्ट्र में गन्ना अधिक बोने के लिए अधिक से अधिक सिंचाई कर रहे हैं। अधिक इरिगेशन करने से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। एक्यूफायरस जल में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए साथ में ये भी एक प्रॉब्लम है। और साथ में इंडियन फार्मर्स के सामने ये भी प्रॉब्लम है कि जब इंडियन फार्मर्स अपना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, जब अपना प्रोडक्ट को मार्केट में सेलिंग करने जाता है तो उसके सामने एक मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि उसको उसका जो बेनिफिट्स है, उसको जो मैक्सिमम प्राइस है वे नहीं मिल पाता है। ये इंडियन फार्मर्स के सामने बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए इंडियन जो फार्मर्स है अपने बेटे को कभी भी फार्मर नहीं बनाना चाहता। वे चाहता है कि मेरा जो सन है, मेरे सन है वे पढ़ लिख कर एक अधिकारी बने, ऑफिसर्स बने, एक डॉक्टर बने, एक टीचर बने, एक एडवोकेट्स बने। ये उसका एक ड्रीम है। नहीं चाहता इंडियन फार्मर कि उसका बेटा एक फार्मर बने। क्यों? इंडियन फार्मर्स डे और नाइट्स बहुत मेहनत करने के बाद में उसकी जो स्वीटिंग है, उसके जो पसीने की जो कीमत है वो नहीं मिल पाती है। क्योंकि उस समय आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था कि जो मीडिएटर्स और जो दलाल थे उनके माध्यम से उनकी फसल को, क्रॉप्स को कम रेट पर खरीदा जाता था। ये भी उसके सामने प्रॉब्लम है। और साथ में जो इंडियन मार्केट का की जो प्रॉब्लम्स है, मैंने बताया कि जो नेशनल मार्केट की प्रॉब्लम थी उसका माल नहीं भी करता है। साथ में अब अधिक इरिगेशन करने से तो हमारा जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन वाटर लेवल भी कम हो रहा है। पानी का जो स्रोत है, वाटर लेवल कम हो रहा है। बार डिगिंग ऑफ द वेल एंड द ट्यूबवेल, द वाटर लेवल इज द अंडरग्राउंड, यानी बहुत नीचे जा रहा है पानी। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे सीमांत मार्जिन माने सीमांत और स्मॉल फार्मर छोटे किसानों को बड़ी प्रॉब्लम है कि वे उस समस्या। लेकिन जो हमारे बड़े फार्मर हैं उनको ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वाटर लेवल का, इट इज द बैडली अफेक्टेड ऑफ द इंडियन फार्मर्स दिस प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये इंडियन फार्मर के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए नहीं चाहता कि इंडियन फार्मर, क्योंकि आए दिन फ्यूचर्स में जो वाटर लेवलिंग है वो नीचे की ओर जा रहा है, उसमें उसको इरिगेशन नहीं हो पा रहा है। और जो मानसून है, जो इंडियन जो मानसून है वे इरेगुलर है। तो ये प्रॉब्लम होने के कारण हमारा जो नेट सोइल एरिया है ये भी इसका कम हो रहा है। और साथ में उसका स्थान हमारे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में है। तो ये हमारी इंडियन फार्मर्स की इसमें इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसके कारण वे इंडियन जो फार्मर है वे नहीं चाहता कि मैं किसान बनूं या मेरी जो सन्स है वे किसान बने। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। ये था हमारा फूड सिक्योरिटी। ओके, थैंक यू।